नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आज के सेशन में बाजार पूरे दिन एक नैरो रेंज में ही घूमता रहा। बीएसई सेंसेक्स करीब 20 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 84,675 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी लगभग फ्लैट रहकर 25,939 पर क्लोज हुआ और दिन भर 25,900 के ऊपर टिका रहा। बैंकिंग स्टॉक्स आज बाजार का मजबूत पिलर बने रहे। खासकर पीएसयू बैंक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। क्वार्टरली रिजल्ट से पहले इंटरेस्ट बढ़ने के कारण निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 239 अंक चढ़कर 59,171 पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में दबाव ज्यादा दिखा, जहां मिड कैप इंडेक्स करीब 87 अंक गिरकर 59,914 पर आ गया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 3-4 रहा, यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से ज्यादा थी, जो ओवरऑल कॉशियस सेंटिमेंट को दिखाता है। ऑटो स्टॉक्स ने आज अच्छा सपोर्ट दिया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मंथली होलसेल्स डेटा से उम्मीदें थीं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 2% चढ़ा, जिससे ऑटो स्पेस में शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स आज पूरे बाजार के स्टार परफॉर्मर रहे। ग्लोबल मेटल प्राइसेस में मजबूती के चलते निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2% ऊपर बंद हुआ और मिड कैप मेटल स्टॉक्स जैसे सेल, नैल्को, जिंदल स्टेनलेस, एनएमडीसी और जेएसपीएल में 3% से 5% तक की तेजी देखने को मिली। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो इटर्नल आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में रहा। ब्लिंकिट के सीएफओ के इस्तीफे की खबर के बाद शेयर करीब 2% गिरा, जिसे इन्वेस्टर्स में थोड़ी चिंता दिखी। हॉस्पिटल सेक्टर में भी दबाव रहा, जहां मैक्स हेल्थ केयर के शेयर 2% से ज्यादा टूट गए। हेल्थ केयर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग और कॉशियस अप्रोच साफ नजर आई। इंडिगो के शेयर 1% से ज्यादा गिरे, क्योंकि कंपनी ने पायलट अलाउंस बढ़ाने की घोषणा की। मार्केट ने इसे कॉस्ट प्रेशर के रूप में लिया, जिससे शॉर्ट टर्म नेगेटिव रिएक्शन दिखा। श्रीराम फाइनेंस के लिए दिन काफी पॉजिटिव रहा। MUFG के साथ डील के बाद रेटिंग अपग्रेड की वजह से शेयर करीब 3% चढ़ा, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। हीरो मोटोकॉर्प ने लगातार 3 दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ा। दिसंबर सेल्स को लेकर अच्छी उम्मीदों के कारण शेयर में बाइंग देखने को मिली और स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। वोडाफोन आइडिया में हल्की बढ़त रही, क्योंकि कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग को लेकर इन्वेस्टर्स कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ बने हुए हैं। हालांकि गेन सीमित रहे। कुछ स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट से बाहर होने के बाद दबाव में दिखे। टिटागर रेल सिस्टम्स, NCC, HFCL और साइंट जैसे शेयरों में 3% तक की गिरावट आई, जो लिक्विडिटी और ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम होने का असर दिखाती है। EMS से जुड़े स्टॉक्स लगातार कमजोर बने हुए हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 4% गिरा, जबकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज लगातार 7वें दिन नुकसान में बंद हुआ, जिससे सेक्टर में साफ वीकनेस दिखती है। डिफेंस स्टॉक्स में भी कल की गिरावट आज आगे बढ़ी। मज़ागॉन डॉक डिफेंस स्पेस में सबसे बड़ा लैगार्ड रहा, जिससे साफ है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग हावी है। पॉजिटिव साइड पर टाइमैक्स ग्रुप इंडिया ने शानदार कमबैक किया। सोमवार की गिरावट के बाद आज शेयर करीब 7% चढ़ा, जिसे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आता दिखा। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और शेयर करीब 15% उछल गया। एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट के बाद स्टॉक में अग्रेसिव बाइंग आई। नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने भी अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखी। म्यूचुअल फंड स्टेक सेल का ओवरहैंग कम होने के बाद शेयर करीब 5% और चढ़ा, जिससे सेंटिमेंट मजबूत दिखा। PB फिनटेक के शेयर करीब 2% गिरे, क्योंकि खबर आई कि IRDAI जल्द ही कमीशंस पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर सकता है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस नजर आए। आज बाजार में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी देखने को मिली और दिन के आखिर तक बाजार अपना ज्यादातर नुकसान कवर करने में सफल रहा। हालांकि कुछ शेयर ऐसे भी रहे जो शुरुआत से लेकर क्लोजिंग तक मजबूती में बने रहे और उनमें लगातार खरीद दिखी। फार्मा सेक्टर का मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स आज पूरी तरह से फोकस में रहा। शेयर खुलते ही 5% के अपर सर्किट में चला गया और पूरे दिन वहीं बना रहा, जो साफ दिखाता है कि बायर्स पूरी तरह हावी थे। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह दिग्गज निवेशक विजय केडिया की एंट्री मानी जा रही है। NSE के डेटा के मुताबिक 29 दिसंबर को उन्होंने करीब 1.38 लाख शेयर 24.25 रुपए के भाव पर खरीदे, जो पिछले बंद भाव से करीब 3% डिस्काउंट पर था।
हालांकि आज की तेजी के बावजूद स्टॉक की लंबी कहानी कमजोर रही है। बीते 6 महीनों में शेयर करीब 65% टूट चुका है और 2025 की शुरुआत में 130 रुपए के आसपास रहने वाला स्टॉक अब 27 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की, जहां 30 दिसंबर की सुबह अचानक हड़कंप मच गया। शेयर सीधे 5% लोअर सर्किट पर खुला और खरीदार पूरी तरह गायब नजर आए, जबकि कुछ दिन पहले तक यही शेयर तेजी का स्टार बना हुआ था। 18 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स करीब 22% चढ़कर 230 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन इस तेजी को निवेशकों ने राहत रैली माना और ऊपरी स्तरों पर जोरदार मुनाफा वसूली शुरू हो गई। प्रमोटर होल्डिंग यहां पिछले 5 तिमाहियों से 54.55% पर स्थिर है, यानी प्रमोटर्स ना तो खरीद बढ़ा रहे हैं ना ही बेच रहे हैं। वहीं FII होल्डिंग बढ़कर 15.18% हो गई है, जबकि DII होल्डिंग घटकर 10.98% रह गई, जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सतर्क कर दिया। अब एक ज़रूरी जानकारी नए साल को लेकर भी है। 1 जनवरी 2026 को लेकर जो कंफ्यूजन था वो पूरी तरह साफ हो गया है। BSE और NSE दोनों पर 1 जनवरी को बाजार खुले रहेंगे और सामान्य ट्रेडिंग होगी। जनवरी 2026 की पहली आधिकारिक बाजार छुट्टी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर रहेगी। अगर 2026 के लिए टर्नअराउंड स्टॉक की बात करें तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर नज़र डालना ज़रूरी हो जाता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने बिजनेस को साफ सुथरा करने के लिए बड़े और मुश्किल फैसले लिए हैं। नज़ारा ने नॉडविन गेमिंग को डी सब्सिडियरी किया और पोकरबाजी व फ्रीक्स फॉर यू जैसे बिजनेस में इम्पेयरमेंट लिया। इसे शॉर्ट टर्म पेन जरूर हुआ, लेकिन अब कमाई ज़्यादा साफ और अनुमान लगाने लायक हो गई है। अब कंपनी का पूरा फोकस कोर गेमिंग बिजनेस पर है, जहां मैनेजमेंट 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ और 20 से 25% EBITDA मार्जिन का टारगेट देख रहा है। खास बात यह है कि 90% से ज़्यादा रेवेन्यू अब इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है। लॉन्ग टर्म निवेश को लेकर सुशील केडिया का बयान भी काफी चर्चा में है। उनका मानना है कि सही बिजनेस और धैर्य के साथ 2030 तक असाधारण रिटर्न मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर उनका दावा सबसे चौंकाने वाला है। सुशील केडिया के मुताबिक अगर निवेशक उतार चढ़ाव से घबराए बिना टिके रहे तो 2030 तक रिलायंस में मल्टी बैगर पोटेंशियल दिख सकता है। अडानी एंटरप्राइजेस को वो ग्रुप का इंक्यूबेशन इंजन मानते हैं। एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए बिजनेस इसे 2030 तक 20,000 रुपए के आसपास ले जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। मिड कैप स्पेस में थर्मैक्स को स्टेबल ग्रोथ ऑप्शन बताया गया है, जहां 2030 तक करीब 2x रिटर्न की संभावना दिखती है। वहीं कार्बोरंडम यूनिवर्सल को लेकर केडिया बेहद बुलिश है और इसमें 9x तक का पोटेंशियल देखते हैं। अब डिफेंस सेक्टर पर नजर डालते हैं, जहां गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने तस्वीर काफी मजबूत दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की मंजूरियों और बढ़ते ऑर्डर ट्रेंड से सेक्टर की अर्निंग्स और ऑर्डर बुक दोनों मजबूत हो सकती हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए हैं। इससे साफ है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ऑर्डर पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक इस साइकिल का सबसे ज्यादा फायदा सोलर इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियों को मिल सकता है। साथ ही एस्ट्रा माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न्स जैसी मिड और स्मॉल कंपनियों को भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट का फायदा मिलने की उम्मीद है। टाइटन कंपनी में बड़ा मैनेजमेंट अपडेट सामने आया है, जहां IAS अधिकारी संध्या वेणुगोपाल शर्मा को 4 जनवरी 2026 से कंपनी का नया चेयरपर्सन बनाया जाएगा। वो बोर्ड में TIDCO का प्रतिनिधित्व करेंगी और अरुण रॉय की जगह लेंगी, जबकि शेयर करीब 3973 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लुपिन ने वीसु फार्मा एक्विजिशन को लेकर टाइमलाइन अपडेट की है। पहले ये डील 2025 के अंत तक पूरी होने वाली थी, लेकिन अब कंपनी को उम्मीद है कि ये फरवरी 2026 के आखिर तक क्लोज हो जाएगी। वहीं शेयर हल्की गिरावट के साथ 2080 रुपए के आसपास बंद हुआ। SRF को CGST अथॉरिटी की तरफ से 16 करोड़ रुपए की डिमांड नोटिस मिली है। कंपनी का कहना है कि वो इस मामले को कानूनी तौर पर चुनौती देगी और फिलहाल बिजनेस या फाइनेंशियल्स पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा। शेयर करीब 3067 रुपए पर बंद हुआ। दीपा ज्वेलर्स ने IPO लाने की तैयारी शुरू कर दी है और सेबी के पास शुरुआती कागजात दाखिल कर दिए हैं। कंपनी 250 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू लाएगी। साथ ही प्रमोटर्स लगभग 1.18 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे। दीपा ज्वेलर्स के IPO से मिलने वाले पैसों में से बड़ा हिस्सा वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होगा, खासकर इन्वेंट्री खरीदने, संभालने और बिजनेस को स्केल करने के लिए, ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। BL काश्यप एंड सन्स को चेन्नई में एम्बेसी स्प्लेंडिड टेक जोन के लिए 364 करोड़ रुपए का सिविल वर्क ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में मजबूती दिखी और NSE पर शेयर करीब 55.50 रुपए पर बंद हुआ।
सेबी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसकी सेबी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म कर रहा था। ये मामला पुरुष खान नाम के रिसर्च एनालिस्ट से जुड़ा है, जिनका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर optionresearch.in नाम की वेबसाइट पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिससे निवेशकों को लगा कि प्लेटफॉर्म सेबी से मान्यता प्राप्त है। जांच में सामने आया कि ROS कंसल्टेंसी नाम की पार्टनरशिप फर्म बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह दे रही थी, गारंटीड रिटर्न का वादा कर रही थी और निवेशकों से फीस वसूल रही थी, जो नियमों के खिलाफ था। सेबी ने इस केस में सख्त कदम उठाते हुए निवेशकों को 30.39 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया, संबंधित पार्टनर्स पर जुर्माना लगाया और उन्हें 2 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया। साल 2025 भारत के IPO मार्केट के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां मेन बोर्ड IPO से रिकॉर्ड 1.76 लाख रुपए जुटाए गए और लगातार दूसरी बार ऑल टाइम हाई बना। लेकिन ये तेजी पूरी इक्विटी मार्केट में नहीं फैली क्योंकि QIP, FPO और OFS में कमजोरी रही। IPO की संख्या और साइज बड़े रहे, लेकिन निवेशकों का व्यवहार बदल चुका है। न्यू एज टेक IPO का दबदबा कम हुआ, रिटेल निवेशक अब सिर्फ चुनिंदा और भरोसेमंद नामों में ही पैसा लगा रहे हैं और अंधाधुंध सब्सक्रिप्शन का दौर खत्म होता दिख रहा है। सबसे बड़ा बदलाव लिस्टिंग गेन में दिखा, जहां 2025 में औसत मुनाफा सिर्फ 10% रह गया, जबकि पिछले साल 30% था। इसका मतलब साफ है कि वैल्यूएशन को लेकर बाजार अब ज्यादा सतर्क है और हर IPO मल्टीबैगर नहीं बन रहा। आगे की तस्वीर में 2026 की IPO पाइपलाइन मजबूत है, लेकिन एक्सपर्ट्स की साफ चेतावनी है कि आगे सफलता तभी टिकेगी जब कंपनियां सही कीमत पर इशू लाएंगी और सेकेंडरी मार्केट स्थिर रहेगा। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर जनवरी 2025 में 674 रुपये 85 पैसे के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। 30 दिसंबर 2025 को शेयर करीब 395 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था, यानी हाई से इसमें अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बोनस शेयर का अनुपात 1:10 रखा है। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट सोमवार 5 जनवरी 2026 तय की है। बोनस शेयरों की डीम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट मंगलवार 6 जनवरी 2026 रखी गई है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आंध्र प्रदेश में बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। ये प्रोजेक्ट बिजली की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने और जरूरत के समय तुरंत बिजली सप्लाई करने में मदद करेगा, जिससे राज्य का पावर ग्रिड ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनेगा। इस योजना के तहत कुल 2000 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज क्षमता तैयार की जाएगी, जिसे 1000 मेगावाट पावर और 2 घंटे की स्टोरेज के रूप में डिजाइन किया गया है। पावर ग्रिड खुद आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कालीकेरी सबस्टेशन पर 150 मेगावाट 300 मेगावाट आवर का स्टैंड अलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाएगा। IHCL ने ताज वीके होटल से एग्जिट कर लिया है, जिसमें शालिनी भूपाल ने 25.52% हिस्सेदारी करीब 992 करोड़ रुपए में खरीदी है। हालांकि IHCL होटल्स का ऑपरेशन पहले की तरह ताज और विवांता ब्रांड के तहत जारी रखेगा, जिससे बिजनेस पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी मुथूट मनी लिमिटेड में 3.25 लाख इक्विटी शेयरों का अलॉटमेंट पूरा कर लिया है। इससे सब्सिडियरी की कैपिटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसे बिजनेस विस्तार, रोजमर्रा की जरूरतों और पुराने कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। IFCI ने नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपनी 10% हिस्सेदारी 122 करोड़ रुपए में बेच दी है। ये हिस्सेदारी पहले केवल 10 करोड़ रुपए की लागत पर खरीदी गई थी, जिससे IFCI को इस डील से अच्छा रिटर्न मिला है। राइट्स लिमिटेड को जिम्बाब्वे की बेरहाट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। ये करीब $36 लाख का इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे 3 महीने में पूरा किया जाना है और इसका किसी भी प्रमोटर या ग्रुप कंपनी से कोई संबंध नहीं है। PVR INX के शेयरों पर दबाव तब दिखा जब प्रमोटर अजय कुमार बिजली ने 4 लाख शेयर्स प्लेज किए। आम निवेशकों के लिए इसका मतलब ये है कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी के बदले लोन जैसी व्यवस्था की है, जिससे शेयर पर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट प्रभावित हो सकता है। मेगाजॉन डॉक समेत शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, लेकिन 2025 की कुल गेन्स अब भी सुरक्षित हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से नए मरीन वेसल्स की खरीद से आने वाले समय में शिपयार्ड्स के लिए नए मौके खुल सकते हैं। गिरते बाजार में कुछ चुनिंदा मिड कैप शेयर ऐसे भी रहे जहां म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी और उसी का नतीजा ये हुआ कि इन शेयरों ने बाकी मार्केट से बिल्कुल अलग और बेहतर रिटर्न दिया। इस लिस्ट में सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल आता है, जहां म्यूचुअल फंड होल्डिंग एक साल में करीब 3.44% से बढ़कर 6.5% के पार चली गई। इसका असर साफ दिखा और शेयर ने एक साल में करीब 93% का दमदार रिटर्न दिया।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई, जो करीब 17% से बढ़कर लगभग 23% तक पहुंची। इसी भरोसे के साथ शेयर ने पिछले एक साल में करीब 72% का मजबूत रिटर्न दिया। अशोक लेलैंड में म्यूचुअल फंड स्टेक करीब 6.25% से बढ़कर 8% से ज्यादा हो गई, यानी करीब 2% का स्टेडी इंक्रीज। इसका नतीजा ये रहा कि शेयर ने एक साल में 60% से ज्यादा का रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स को खुश किया। इंडसइंड बैंक में भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग धीरे धीरे बढ़कर 12.5% से 14% के ऊपर चली गई। मार्केट में गिरावट के बावजूद इस शेयर ने कंसिस्टेंसी बनाई रखी और करीब 52% का सालाना रिटर्न दिया। IDFC फर्स्ट बैंक में म्यूचुअल फंड होल्डिंग में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला, जो करीब 4.5% से बढ़कर 11.5% तक पहुंची। मिड साइज्ड बैंक होने के बावजूद इसने एक साल में करीब 32% का स्टेबल रिटर्न दिया। ATM यानी 197 कम्युनिकेशंस में म्यूचुअल फंड स्टेक करीब 11.25% से बढ़कर 16.25% हो गई। शेयर ने एक साल में लगभग 26% रिटर्न दिया और बॉटम से टॉप तक देखें तो 100% से ज्यादा की रिकवरी भी दिखा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में म्यूचुअल फंड होल्डिंग करीब 12.12% से बढ़कर 16.31% तक पहुंची। फार्मा सेक्टर की कमजोरी के बावजूद इस शेयर ने एक साल में करीब 27% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दिया। दालमिया भारत में म्यूचुअल फंड स्टेक करीब 8.17% से बढ़कर 13% के ऊपर चली गई। भले ही हाल में शेयर में करेक्शन आया हो, लेकिन एक साल में इसने 202% का शानदार रिटर्न दिया। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी में म्यूचुअल फंड होल्डिंग थोड़ी ही सही, लेकिन 1.54% से बढ़कर 1.87% तक बढ़ी। हैवी वॉलेटिलिटी के बावजूद शेयर ने डिसेंट रिकवरी दिखाई और टफ मार्केट में भी टिके रहने का संकेत दिया। डिलीवरी में म्यूचुअल फंड स्टेक 25.37% से बढ़कर लगभग 30% के आसपास पहुंची। शेयर ने एक साल में 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया, जबकि बॉटम से टॉप तक मूवमेंट कहीं ज्यादा मजबूत रहा। AIA इंजीनियरिंग में म्यूचुअल फंड होल्डिंग धीरे धीरे 20.36% से बढ़कर 20.66% हुई। स्मॉल इंक्रीज के बावजूद शेयर ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया और हालिया मूव में करीब 15% की तेजी देखने को मिली। भारत फोर्ज में म्यूचुअल फंड स्टेक करीब 18.85% से बढ़कर 21.51% तक पहुंची। शेयर ने एक साल में करीब 11 to 12% का रिटर्न दिया और बॉटम से देखें तो करीब 40% तक की